नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि मैं लाइव हो गया हूं और आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं। आप मेरे चश्मे को देख करके किसी नज़रिए पे पहुंचे, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के पास वीडियो जा सकता है जो पहले से मुझे नहीं जानते हैं। अगर आप पहले से मुझे नहीं जानते हैं तो ये चश्मा मैंने स्टाइल की वजह से नहीं लगा रखा है। ये चश्मा मैंने अपनी कुछ मजदूरियों की वजह से लगा रखा है, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, क्योंकि अक्सर जब कोई नया वीडियो किसी के पास जाता है तो फर्स्ट इंप्रेशन इधर लास्ट इंप्रेशन होता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस चश्मे को देख करके मेरी व्यक्तित्व का अंदाजा लगाएं या इस तरीके की कोई बात सोचें। तो आई थिंक आई एम लाइव और आप मुझे देख पा रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसएससी जीडी का कट ऑफ का ये वीडियो है और बेसिकली एसएससी जीडी की आंसर की आए हुए काफ़ी समय हो गया। कई सारी एनालिसिस बाकी थी, मैं वो एनालिसिस कर रहा था। और ये वीडियो इतना देर से आने की जो वजह है वो ये कि मैंने देखा कि जब मैंने एसएससी जीडी के आंसर की को कलेक्ट करना शुरू किया तो मैं ये देखना चाह रहा था कि वाकई में किस शिफ्ट का पेपर मेरे हिसाब से डिफिकल्ट है, यानी कि कौन सा पेपर मुझे डिफिकल्ट लग रहा है या किस शिफ्ट का पेपर आसान लग रहा है। क्योंकि एसएससी जीडी के कट ऑफ के ऊपर पहुंचना अन्य एग्जाम के कट ऑफ की तरह के नहीं होता, क्योंकि इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ अलग निकलता है, पोस्ट वाइज कट ऑफ अलग निकलता है, सीक्वेंस वाइज कट ऑफ जो है वो अलग निकलता है। तो कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जब आपको कोई इंफॉर्मेशन दी जाए तो वो अथेंटिकेट आपको लगे, वो आपको भले ही संतुष्ट ना करे, लेकिन आपको कम से कम ये लगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर कंसीडर करने की कोशिश की थी। और अगर मैं लाइव हो गया हूँ तो भाई वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग मुझे देख पा रहे होंगे। और अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो हाय हेलो कुछ लिख कर भेजिए। बिल्कुल ठीक है, तो आई थिंक आई एम लाइव। तो अब बात करते हैं कि भाई एसएससी जीडी के कट ऑफ में कौन कौन सी चीजें मैंने नोटिस की है। एसएससी जीडी का जो कट ऑफ है, बेसिकली आप सभी को पता है कि ऑलमोस्ट सभी ने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, ऑलमोस्ट सभी ने आपको इसके बारे में जानकारी दी होगी, और ऑलमोस्ट मैंने भी सारे वीडियोस देख लिए कि भाई किसने क्या जानकारी दी है। तो मुझे एक चीज सभी के में मिसिंग लगी कि सभी ने एक बड़ा पॉइंट मिस कर दिया है। सभी ने यहां पर नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है उसको मिस किया है, और इस वजह से उन्होंने कट ऑफ को कैसे जारी किया, ये कट ऑफ वो कैसे बता रहे हैं ये तो फिर वो वही बता पाएंगे। लेकिन मेरा क्या नजरिया है वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। एसएससी जीडी 2021 का एग्जाम जो हुआ है, बेसिकली ये तो 2019 में हो जाना चाहिए था, बट कोविड 19 की वजह से ये नहीं हो पाया। और अल्टीमेटली ये एग्जाम कब हुआ आके, ये एग्जाम अब आपका 2021 में हुआ है आके। तो जब ये एग्जाम 2021 में हुआ तो इसमें आप सभी को पता है कि जो इसका एग्जाम डेट रही थी वो 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच ये एग्जाम कंप्लीट हुआ। और मैं बहुत चक्का रहा कि जितनी तेजी से इन्होंने आंसर की भी जारी की, एकदम खटाक से इन्होंने आंसर की भी अपना एकदम फटाक से जारी कर दिया। तो 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में ये एग्जाम हुए। वैकेंसीज की बात की जाए तो इसमें फीमेल की वैकेंसी अलग आती है, मेल की वैकेंसी अलग आती है, और जो सबसे टॉप मोस्ट रहती है एनआईए, इस बार इसमें कोई वैकेंसी नहीं आई। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये बहुत सारे लोगों का ड्रीम जॉब होता है कि एनआईए में जाएंगे, तो एनआईए की एक भी वैकेंसी इस बार नहीं थी। और इसी का कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है, इसका 90% तक कट ऑफ चला जाता है, 92% पर ही इस पे सिलेक्शन होता है, अदरवाइज पे सिलेक्शन नहीं होता। तो दोनों परीक्षाओं में कुछ फर्क था। ओवरऑल जो मेल वैकेंसी थी वो 22,424 थी, और जो फीमेल वैकेंसी ओवरऑल थी वो 2,847 थी। और इस तरीके से जो ओवरऑल वैकेंसी इस बार बनी है वो 25,271 वैकेंसीज के लिए ये एग्जाम हुए थे। पेपर का लेवल अगर देखा जाए तो क्योंकि निगेटिव मार्किंग थी, निगेटिव मार्किंग की वजह से, और एक बड़ा पॉइंट ये भी था कि रिवाइज्ड आंसर की के बाद बहुत बड़ा बदलाव आएगा। रिवाइज्ड आंसर की के बाद बहुत बड़ा बदलाव ये आएगा क्योंकि कई सारी शिफ्ट में कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो काफी सारे गलत हैं, उनको चैलेंज किया गया है। तो ऐसे में किसी किसी शिफ्ट में 3 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक बढ़ने की गुंजाइश है। तो हो सकता है कि सबको नंबर मिल जाए, बोनस मार्क्स मिल जाए, हो सकता है कि जिसका सही हो उसको मिले। तो ये अपना आयोग डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है। बेसिकली यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अभी आपको पता है कि जो आपके 25-25 प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, चारों सेक्शन पे 100 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, और उसके हिसाब से आपके नॉर्मलाइज स्कोर को लेते हुए कौन सा स्कोर लिया जाएगा, आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो वाला स्कोर नहीं लिया जाएगा, आपका नॉर्मलाइज स्कोर लिया जाएगा। नॉर्मलाइज यानी प्रसामान्यीकृत मार्क लिए जाएंगे, जो आयोग मल्टीपल शिफ्ट पर, जो आयोग मल्टीपल शिफ्ट, ये जो एग्जाम हुआ है अलग अलग शिफ्ट पर, उसके आधार पर ये फैसला करेगा कि भाई कौन सा शिफ्ट कठिन था,
कौन सा आसान था, उसके हिसाब से उन्होंने एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बना रखा है, और ये सबसे खतरनाक फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का। जैसे यूपीएसआई में 80 परसेंटाइल मेथड यूज होता है, और आपका कैट वैट में भी परसेंटाइल मेथड होता है, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। मैं उस फॉर्मूले के बारे में भी आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर शिफ्ट से हैं या पर्टिकुलर शिफ्ट में टॉपर ज्यादा आ जाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट होने वाला है, वो बात भी हम लोग करेंगे। फिलहाल जो लोग दौड़ लगाने की सोच रहे हैं, देखिए पहली बात तो दौड़ तो सभी को लगानी चाहिए। आपने एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं भी भरा है तो भी आपको दौड़ लगानी चाहिए, और ये पैरामीटर आपके पास होना चाहिए कि आप कम से कम 24 मिनट में 5 किलोमीटर के आसपास की रनिंग कर लें। ना 5 कर पाए तो 4 किलोमीटर 24 मिनट में आप कर लें, तो ये स्वस्थ शरीर की निशानी होती है। तो ये तो आपको करना ही चाहिए कि दौड़ तो आपको लगानी ही चाहिए। आप एसएससी जीडी का एग्जाम दें, यूपीएसआई का एग्जाम दें, फिर हम दौड़ करें, ये ठीक नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दौड़ तो लगानी चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए जो है वो 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़ है, और 8.5 मिनट में 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। इसका दौड़ का क्राइटेरिया 2 होगा। इसमें 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पुरुषों को लगानी ही है। इसके अलावा 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर एक छोटा दौड़ भी खेला जाएगा, तो वो छोटा वाला दौड़ भी आपको लगाना होगा। वो छोटा वाला दौड़ भी क्या करना होगा, आपको लगाना होगा। तो दौड़ की प्रैक्टिस अच्छे से करिए, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि पिछले साल की वैकेंसी खाली रह गई थी, लोग दौड़ नहीं पाए थे। फिर इसके बाद ये लोग बुलाते भी नहीं है, कट ऑफ क्लियर करने के बाद ये लोग बुलाते भी नहीं है। अच्छा, इनका वो मिनिमम क्राइटेरिया है ही 35% आपको लाना ही है, 33% एससी। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, तो आपको 35% तो मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। वो सभी के आ जाते हैं, 35% किसके नहीं आते। तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे कि भाई इसमें रहा क्या, मामला क्या है। मामला अगर आप गौर से देखें तो मेरा वीडियो लेट बनाने का जो मोटिव था वो ये था कि मुझे ये नहीं पता चल पा रहा था कि एक्चुअल में कितने कैंडिडेट अपीयर हुए, और ये डेटा अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास आया। फॉर्म कई जगह अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग डेटा दिया गया था कि इतने फॉर्म भरे गए हैं, इतने फॉर्म भरे गए हैं। कहीं कहीं पर तो किसी ने बता दिया 72 लाख फॉर्म भरे गए हैं एसएससी जीडी में। 72 लाख फॉर्म नहीं भरे गए, पहली बात तो आप ये समझिए। और आपको ये भी बता दूं कि पिछली बार 2018 में जो फॉर्म भरे गए थे वो 54 लाख भरे गए थे। क्यों? क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, 60,210 वैकेंसी, 60,210, बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, 60,210 वैकेंसी। इस वजह से फॉर्म ज्यादा भरा गया था। इस बार 25,271 वैकेंसी है, इसलिए 52 लाख फॉर्म भरे गए हैं। देखा जाए तो कंपैरेटिवली बराबर ही है, 2018 और 2021 में कंपैरेटिवली बराबर ही है, बस 2 लाख फॉर्म कम भरे गए हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और ज्यादा जांचने लगा कि भाई वाकई में कितने फॉर्म भरे भी गए हैं कि नहीं भरे गए। तो एग्जैक्टली डेटा यही है कि 52 लाख अप्रॉक्स प्लस है थोड़ा सा, एग्जैक्टली 53 लाख नहीं है, 52 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और आप देखिए 54 लाख फॉर्म भरे गए थे, 30 लाख लोग अपीयर हुए थे, 24 लाख जो थे अपीयर ही नहीं हुए, एग्जाम ही नहीं देने गए। तो जो लोग ये कहते हैं कि यार 54 लाख फॉर्म भर दिया गया है, 72 लाख फॉर्म भर दिया गया, इतना ये भर दिया गया, उतना वो भर दिया गया है, तो यकीनन सीरियस कैंडिडेट बहुत ज्यादा है नहीं मार्केट में अभी भी। आप देखिए, और अब जब इसका आंकड़ा आया मेरे पास तो मुझे पता चला कि जो अटेंडेंस ओवरऑल रही है इन 52 लाख लोगों में इस बार 2021 में, वो 58.2% रही है। एग्जैक्ट अटेंडेंस इतनी ही रही है। इसका मतलब लगभग 30,26,400 लोग जो हैं वो पेपर में अपीयर हुए। 30,26,400 लोग जो हैं वो आपके अपीयर हुए हैं पेपर में। अब सोचिए आंकड़ा कहां जा रहा है, क्या कह रहा है आंकड़ा आपसे। आप देखें तो पिछली बार भी 30 लाख के लोग आसपास अपीयर हुए थे, इस बार भी 30 लाख के आसपास लोग ही अपीयर हुए हैं। वैकेंसी पिछली बार हमारे पास 60,210 थी, इस बार वैकेंसी 25,271 है। इस हिसाब से मैंने उसको कैलकुलेट किया कि वो लोग कितने लोगों को बुलाएंगे, कितने मेल कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, कितने फीमेल कैंडिडेट यहां पर बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम देखें तो पिछली बार उन्होंने पीईटी के लिए यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे आप दौड़ कहते हैं, उसके लिए उन्होंने 55,400 लोगों को बुलाया था। ये मैंने कैलकुलेट किया तो ये अप्रोक्सीमेटली 9.2% निकला। मैंने कहा ठीक है भाई, इस बार भी 9.2% के हिसाब से बुला लेते हैं। तो पीईटी के लिए 9.2% जितना है, मतलब लगभग 10 गुना, यानी कि 2,32,493 लोगों को बुलाया जाएगा अगर वो एग्जैक्ट डेटा बुलाते हैं। 10% आप मान सकते हैं, तो मान लीजिए 2.5 लाख को बुला लेंगे। पिछली बार उन्होंने कितने लोगों को बुलाया था? 5,54,000 लोगों को बुलाया था, क्योंकि वैकेंसी 2,210 थी। इस बार पीईटी के लिए उन्होंने
इतना बुलाएंगे 2,32,000, मोर ओवर 2.5 लाख हो सकते हैं, 2.5 लाख लोगों को बुला सकते हैं। पिछली बार जो मेल कैंडिडेट बुलाए गए थे वो 1,13,513 बुलाए गए थे, और 20,752 जो है वो फीमेल कैंडिडेट बुलाई गई, 20,752 फीमेल कैंडिडेट बुलाई गई थी। इस लिहाज से देखा जाए तो सेम परसेंटेज लेते हुए 20.39% और 3.74%, वही परसेंटेज है जो मैंने यहां पे कैलकुलेट किया है। 47,405 लोगों के आसपास पुरुष बुलाए जाएंगे और 8,695 के आसपास महिलाएं बुलाई जाएंगी। नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपने गौर किया हो तो 47,405 यहां नोट रखिए और देखिए कितने पुरुष कैंडिडेट बुलाए जाने वाले हैं। 22,424 पोस्ट है, पुरुष कैंडिडेट की पोस्ट कितनी है? 22,424। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है और आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं जो उन्होंने किए हैं पिछली बार, उसी को प्रस्तुत कर रहा हूं। बाकी मैं खुदा नहीं हूं, ना आप खुदा है, ना कोई खुदा है कि जो बोल देगा वही होगा। हम लोग सिर्फ समझ विकसित कर रहे हैं, है ना। तो इसको इसी तरीके से लीजिए कि वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ यू विल गेट सेलेक्टेड, कि आप कैसे सेलेक्ट होगे, हाउ विल यू गेट सेलेक्टेड, या कौन कौन से पैरामीटर वहां पे कंसीडर किए जा सकते हैं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पोस्ट वाइज पैरामीटर कंसीडर कर रहा हूं। महिलाओं के लिए पोस्ट कितनी है? 2,847, 3,000 मान ले, मोटा मोटा कैलकुलेट करने में आसान रहेगा। इसको हम लोग 23,000 मान लेते हैं, 22,000 मान के चलते हैं, ठीक है। चलो, तो मेरे हिसाब से कितने लोग बुलाए जा रहे हैं? 47,000 लोग बुलाए जा रहे हैं, 22,000 वैकेंसी। अब आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो कि 22,000 वैकेंसी के लिए 47,000 लोग बुलाए जा रहे हैं। उस आंकड़े के मुताबिक जो सिलेक्शन है इस रेशियो पे, क्योंकि इतने ही कैंडिडेट अपीयर हुए तो उस हिसाब से ये होगा, ठीक। अब महिलाओं के लिए हमने कितना मान लिया था? 3,000 मान लिया था। तो देखा जाए पुरुषों के हिसाब से 22 दूना 44 होता है। अमूमन एक पोस्ट के लिए 2.5 व्यक्ति एलिजिबल है। एक पोस्ट के लिए कितना व्यक्ति एलिजिबल है? 2.5 व्यक्ति। बताओ मेरी गणित ठीक है कि नहीं ठीक है भाई? 22,000 पोस्ट है, 47,000 लोगों को बुलाएंगे, या 48,000 मान लीजिए, तो 22 दूना 44, 22 पंचे मतलब वो 110, रुको, हाँ 22 दूना 44 अप्रोक्सीमेटली 2.5% के आसपास, 2 अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं। तो एक पोस्ट के आसपास 2.5 आदमी बुलाएंगे। 2.5 को क्या बुलाएंगे अब मान लेते हैं, अगर बढ़ा भी लें तो 3 आदमी को बुलाएंगे। एक पोस्ट के लिए कितने आदमी आएंगे? 3 आदमी आएंगे। महिलाओं में भी यही आंकड़ा आपको लगेगा लगभग कि एक पोस्ट के लिए वो लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे। अब इसके बाद शारीरिक फिजिकल एबिलिटी टेस्ट हो, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, दौड़ होगी आपकी, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, वो हाइट और चेस्ट वगैरह नापेंगे, और फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। पिछली बार का आंकड़ा देखो आप, अभी मैं ये फॉर्म वाले आंकड़े पे आऊंगा। पिछली बार का आंकड़ा देखो, पिछली बार देखो, ये पिछली बार का आंकड़ा है, समझना, इस एग्जाम को समझो, ये एग्जाम अलग है, नॉर्मल नहीं है, इसकी एनालिसिस कोई भी नहीं कर सकता, और इसीलिए मुझे भी कम से कम 6 दिन लग गए इसकी एनालिसिस करने में। पिछली बार 20,752 कैंडिडेट फीमेल में शॉर्टलिस्ट की गई थी, जिसमें से 4,854 जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, इवन एब्सेंट थी। फिर 15,898 लोग जो है वो सेलेक्ट हुए। 15,898 लोग जो है वो क्वालिफाई की थी पीईटी में क्वालिफाई करती, मतलब वो दौड़ क्वालिफाई कर गई थी। 1,31,513 मेल कैंडिडेट बुलाए गए थे, 37,000 उसमें भी एब्सेंट हो गए थे और क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद क्वालिफाई किए थे 93,654। आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो 20 में से 15, 1,31,000 में से 93,000 बहुत अच्छा खासा क्वालिफाई करता है फिजिकल एलिजिबिलिटी के बाद। फाइनल सिलेक्शन देखिए, फाइनल सिलेक्शन जो था ओवरऑल हमारे पास 4,842 थी महिलाओं के लिए पोस्ट। सिलेक्शन कितना हुआ? 4,325 पोस्ट खाली रह गई। पोस्ट खाली रह गई। खाली क्या रह गई? बाद में उन्होंने कम कर दी थी तो उस वजह से भी कुछ हो गया था। मेल के लिए ओवरऑल पोस्ट थी हमारे पास 49,120, बड़ा घटा वटा के, और सिलेक्शन कितने लोगों का हुआ था? 46,308। तो अगर देखा जाए तो ये बात ये बताती है कि अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी आपके कट ऑफ मार्क्स अच्छे से आ जाते हैं, तो आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, एग्जाम को
मतलब सिलेक्शन पा सकते हैं। फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड इतना बड़ा रोल नहीं रह जाता है, आपको 2 व्यक्तियों को ही आउट करना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये फॉर्म जो है 2021 का स्टेट वाइज भरा गया है। अब जाहिर सी बात है, जिस स्टेट में ज्यादा फॉर्म भरा गया है उसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। ज्यादा फॉर्म भरेंगे, ज्यादा लोग बैठेंगे, ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, कट ऑफ उस स्टेट की ज्यादा चली जाएगी। सबसे ज्यादा फॉर्म भरा गया है राजस्थान से। राजस्थान से 7,75,000 के आसपास फॉर्म भरा गया है। उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है, 5,86,000। फिर आपका बिहार आता है, 3,10,000 फॉर्म भरा गया। 3,10,000 फॉर्म बिहार से भरा गया है। महाराष्ट्र से भी लगभग 3 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया है। वेस्ट बंगाल के पास से भी 1,50,000 फॉर्म भरा गया है। आसाम से कम फॉर्म भरा गया है, 50,000 फॉर्म है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश से भी 4 लाख के आसपास फॉर्म भरा गया है। ये बड़े स्टेट है तो इनमें ज्यादा भरा गया है फॉर्म। उत्तराखंड से कम भरा गया है और कर्नाटक से भी कम भरा गया है, 90,000 के आसपास है। 90,000 भी ठीक ठाक आंकड़ा होता है। केरला से 1,50,000 फॉर्म भरा गया है। कई लोग आपको बोलेंगे कि साउथ का जो कट ऑफ है वो कम जाता है। मैं मानता हूं साउथ का कट ऑफ कम जाता है, लेकिन इस बार केरला का आप देख सकते हैं कि 1,50,000 फॉर्म भरा है, क्योंकि शायद लोगों को ये पता चल गया है कि एसएससी जीडी में साउथ से अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। तो मोस्टली लोगों ने, मुझे लगता है कि साउथ से शायद फॉर्म भर दिया, क्योंकि इस बार आंकड़ा ज्यादा है। केरला से कभी भी 1,50,000 के आसपास फॉर्म एसएससी जीडी में नहीं भरा जाता था, इस बार भरा गया। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में भी 90,000 फॉर्म ज्यादा माना जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है क्योंकि एसएससी जीडी की जितनी भी जॉब है वो मोस्टली आपको बॉर्डर एरिया पे कभी मिलती है और ये तरह की ट्रांसफरेबल जॉब है, तो साउथ वाले थोड़ा सा इधर इंटरेस्ट नहीं दिखाते और इसलिए इनका कट ऑफ थोड़ा कम भी जाता है। इवन अगर आप देखें तो कुछ लोग जो नेपाल से फॉर्म भर देते हैं या बाहरी राज्यों से फॉर्म भर देते हैं, उनका कट ऑफ बहुत कम जाता है। पंजाब से भी 1,95,000 फॉर्म भरा गया। तो आप देखिए 1,95,000, गुजरात से भी 3,15,000 के आसपास फॉर्म भरा गया। ये पूरा मैंने डेटा कैलकुलेट किया तो ओवरऑल ये जो फॉर्म आ रहा है ये लगभग आ रहा है 34 लाख। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैंने आपको आंकड़ा बताया है 52 लाख फॉर्म का, वो एग्जैक्ट है। वो 72 लाख वाला, जो 71 लाख वाला आपको फॉर्म का आंकड़ा दिखाया जा रहा है, वो गलत है। वो आपको सिर्फ डराया जा रहा है। फॉर्म केवल इस बार 52 लाख भरे गए हैं और ये सच है कि पिछली बार से कम फॉर्म एसएससी जीडी में इस बार भरे गए हैं। तो अब हमें क्या समझ में आता है कि ज्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस कहां पर हैं? राजस्थान हाईएस्ट कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, उत्तर प्रदेश हाईएस्ट कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, देन आपका महाराष्ट्र हो गया, देन मध्य प्रदेश हो गया, केरला का भी पिछली बार बहुत कम गया था लेकिन इस बार मुझे लग रहा है अच्छा खासा जाएगा, गुजरात का भी। तो जितने भी बड़ी आबादी वाले स्टेट है वहां पर ये जाने के चांसेस ज्यादा है। ठीक, अब बात करते हैं कि भाई सर क्या इफेक्ट होगा, क्या सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहले कट ऑफ डिसाइड करने से पहले आप कुछ चीजें समझिए। एसएससी जिस फॉर्मूले से आपका नॉर्मलाइजेशन कैलकुलेट करता है वो ये है, ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला है। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। यहां पर ये जो पैरामीटर है और ये जो पैरामीटर है, ये किसी भी शिफ्ट के मार्क्स को घटा सकता है और किसी भी शिफ्ट के मार्क्स को बढ़ा सकता है। लेट अस सपोज आप ये समझ पा रहे होंगे कि एक रेशियो है, एक अनुपात है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये हर शिफ्ट के लिए कांस्टेंट रहती है। हर शिफ्ट का मतलब कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी नहीं करेगी, ये हर शिफ्ट के हिसाब से कांस्टेंट रहेगी। यहां पर ये जो मार्क्स है ये आपके रॉ मार्क्स होते हैं, MIQ। MIQ को है ये आपका MIJ, सॉरी, MIJ इज द एक्चुअल मार्क्स कैंडिडेट के। ये एक्चुअल मार्क्स हैं और इसे आप एवरेज मार्क्स समझ सकते हैं। ये आपका एक्चुअल मार्क्स है। ये अब समझना कब मार्क्स बढ़ेगा और कब मार्क्स घटेगा। मान लीजिए आपके शिफ्ट का एवरेज जा रहा है 50, आपके शिफ्ट का एवरेज कितना जा रहा है 50। लेट अस सपोज मान लेते हैं कि आपके शिफ्ट का एवरेज कितना जा रहा है 50 और आपका एक्चुअल मार्क्स आया 60। तो 60 में से 50 जाएगा तो वैल्यू आई 10। 60 में से 50 आई तो वैल्यू आई 10। 60 में से 50 आई, वैल्यू आई 10। और यहां पर आपको पास कुछ जोड़ने के लिए है तो ये वैल्यू इसमें जुड़ जाएगी। तो अगर आपका मार्क्स आपकी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स से ज्यादा होता है तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। बाकी और भी पैरामीटर है, ये भी पैरामीटर है, ये भी पैरामीटर, इसकी वैल्यू भी अगर कभी कभी निगेटिव हो गई आपके शिफ्ट के लिए तो वो अलग हो जाएगा। लेकिन मोस्टली चांसेस यही होता है कि आपके मार्क्स आपकी शिफ्ट से एवरेज से कम ना हो। अगर आपके मार्क्स आपकी शिफ्ट से एवरेज से ज्यादा है तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस है, और अगर आपके मार्क्स आपके एवरेज जो मार्क्स है शिफ्ट के, आपकी शिफ्ट के जो एवरेज मार्क्स है उससे कम है तो आपके मार्क्स घट जाएंगे। एवरेज मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं? वही तरीका है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये लोग इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि ये लोग 0.5 डेसिमल तक लेते हैं, मतलब कि 5 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन करते हैं और इसकी वजह से वो मेरिट को जनरेट करते हैं। अब सिंपल सा मामला ये समझ लीजिए कि आपको ये ध्यान रखना है
कि आपके मार्क्स या आपको जो पता करना है अपना कट ऑफ कि आप कहां पर लाई कर रहे हैं, आप सेफ जोन में हैं या नहीं, तो सिंपल पहला पैरामीटर ये है कि आप अपने शिफ्ट में जितने भी बच्चे हैं उनके मार्क्स पता कर लें, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें, ये पता करें कि क्या आपकी शिफ्ट कठिन थी। अगर आपकी शिफ्ट कठिन थी तो एवरेज कम होगा, अगर आपकी शिफ्ट आसान थी तो एवरेज ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को अंदाजा लगा लें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके मार्क्स एवरेज से बहुत ज्यादा है, थम्स अप, आप दौड़ करिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कोई कुछ नहीं कह सकता कि नॉर्मलाइजेशन का असर क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं नॉर्मलाइजेशन का असर इस बार क्या होगा। पिछली बार क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 2018 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थे, और यूपी में अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो 73 मार्क्स गया था, 73 मार्क्स पर सिलेक्शन हो गया था। इस बार नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है, आप ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए पिछली बार अनरिजर्व कैटेगरी पे आपका सिलेक्शन 70 नंबर पे हो रहा था, तो 70 और 70, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं तो 70 को एज इट इज 70 ले लेते, कोई कम होगा नहीं। अब क्या होगा, बच्चा तो वही है, मान लीजिए इसी आईक्यू लेवल का बच्चा आपके एग्जाम में बैठा और वो भी अनरिजर्व कैटेगरी का है और उसके 70 उसने क्वेश्चन किए, क्योंकि उसको आते ही 70 थे, 70 उसको आते थे, लेकिन उसके 8 क्वेश्चन गलत हो गए। कितने क्वेश्चन गलत हो गए? 8 क्वेश्चन गलत हो गए। अब 8 क्वेश्चन गलत हुए तो इसका मतलब यह हुआ कि उसका 0.25% यानी कि 1/4% मार्क्स कट जाएगा। 70 क्वेश्चन सही थे, 8 क्वेश्चन गलत हो गए, 78 किए थे उसने, 70 क्वेश्चन सही थे, 8 क्वेश्चन गलत थे, 70 सही थे, 78 किए थे उसने, ये बात ध्यान रखिए। पिछली बार भी उसने 78 ही किए थे, लेकिन उसके 8 गलत हुए थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उसके मार्क्स कितने बन गए थे? 70 बन गए। अभी उसके मार्क्स कितने बन जाएंगे? अभी 70 है, 1/4 निगेटिव हो जाएगा, यानी कि आपका 4 दूनी 8, 2 नंबर कम हो जाएंगे, तो उसके मार्क्स कितने बनेंगे? 68 बनेंगे। बात समझ में आई? ये एक शिफ्ट के बच्चे का है। दूसरे शिफ्ट के बच्चे का बात करते हैं। एक और शिफ्ट का बच्चा है जिसके अनरिजर्व कैटेगरी में भी 70 मार्क्स थे और उसने 10 गलत किए थे, लेकिन पिछली बार क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं तो उसके भी 70 बने, उसके भी क्या बने? 70 बने, ऑफलाइन पेपर था। इस बार अनरिजर्व कैटेगरी के उसी बच्चे ने 70 मार्क्स किए और 10 क्वेश्चन गलत कर दिए। अब 10 का मतलब उसके नंबर कितने आ गए? 65। अब 10 का मतलब क्या हो गया? 65। तो अभी होगा क्या कि आप देख रहे हैं कि एक शिफ्ट में सेम आईक्यू वाला बच्चा है जो 10 गलत कर देता है, और एक शिफ्ट में सेम आईक्यू वाला बच्चा है जो दूसरी शिफ्ट में 8 गलत कर देता है। तो इसके 68 मार्क्स, इसके 65 मार्क्स देखने में कम ज्यादा लग रहे हैं। देखने में क्या लग रहे हैं? कम ज्यादा लग रहे हैं। माफी चाहूंगा। अभी आ गया? मेरी बात को ध्यान से समझना कि नॉर्मलाइजेशन का असर कैसे होगा। देखने में ये 68 क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है, जैसे इसके मार्क्स ज्यादा। देखने में इसके मार्क्स कम लग रहे हैं क्योंकि इसने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, तो 65 हो गए। समस्या गड़बड़ ये है कि अगर ये शिफ्ट कठिन हुई तो कोई दिक्कत नहीं, तो 68 ठीक है, लेकिन अगर ये शिफ्ट आसान हुई तो इसके 68 मार्क्स भी कम हो जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से इसके 68 मार्क्स भी क्या हो जाएंगे? कम। और इसके ज्यादा गलत करने के बावजूद 65, क्योंकि अगर देखो ज्यादा गलत हुए हैं इसका मतलब शिफ्ट कठिन रही होगी, शिफ्ट कठिन रही होगी तो इसके 65 के बढ़ने के चांस, तो एक तरह से 65 और 68 वाले बराबर हो सकते हैं। इसीलिए रॉ मार्क्स के आधार पर जब तक आपको यह ना पता चल जाए कि आपकी शिफ्ट कठिन थी और वो कितनी कठिन थी, उसका एवरेज मार्क्स कितना था, उसके टॉपर के मार्क्स कितने थे, आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आप 68 पे सेफ हैं या फिर आप 65 पे सेफ। मे बी पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, एसएससी सीजीएल में ऐसा देखा गया। हुआ ये कि कम मार्क्स वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जिनके रॉ मार्क्स ज्यादा थे उनके इतने कम हो गए कि उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। अब ये शिफ्ट कठिन है या आसान है, इसको एनालाइज किया मैंने, तो मेरे हिसाब से तो यार मुझे लग रहा था जैसे सभी शिफ्ट एक जैसी थी। क्यों? क्योंकि किसी में जीएस कठिन था, किसी में रीजनिंग आसान था, किसी में मैथ आसान थी, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रहेगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना होगा। अब फिर मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं जो मेरे हिसाब से इस बार कट ऑफ जाएगी। पिछली बार जो कट ऑफ गई है वो कुछ इस तरीके की है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो मार्क्स हैं ये 73 है, ये भी 73 है, और ये किन स्टेट की गई थी ये मैं आपको बता रहा हूं, और इसी हिसाब से इस बार भी जाएगी।
उत्तर प्रदेश 73, राजस्थान 73। टॉप नॉच अधिकतम कट ऑफ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, पिछली बार का कट ऑफ है ये। इस बार नॉर्मलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यह कह सकता हूं कि इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं, जिस तरह से वैकेंसी है, इस बार भी जो कट ऑफ है वो 65 मिनिमम, इससे कम नहीं जाएगी, और मैक्सिमम 70 से थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकती है, 73 को भी टच कर सकती है। तो 65 to 73 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 65 to 73 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, यूपी एंड राजस्थान। अलग अलग स्टेट की आपको अलग अलग बताऊंगा। 65 to 73 जनरल कैटेगरी फॉर यूपी एंड राजस्थान। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर से अगर कोई है तो, पिछली बार 41 गई थी, इस बार भी ऐसे ही जाएगी, अराउंड 40 to 50 के अराउंड अनरिजर्व कैटेगरी, 40 to 50 के अराउंड अनरिजर्व कैटेगरी, 40 to 50 यानी सिलेक्शन होने के चांस है जम्मू कश्मीर में। अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिलेक्शन होता है, ये आपको पता होगा। तो एक जनरलाइज कट ऑफ नहीं दिया जा सकता कि जनरल का इतना ही जाएगा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जाएगा। जो लोग बिहार से हैं, पिछली बार 69 गया है, बिहार का कट ऑफ, ज्यादा नंबर ऑफ पीपुल फॉर्म भरते हैं बट उधर नंबर कम आते हैं, और इस वजह से उधर नंबर पता नहीं क्यों कम आते हैं, तो उधर का कट ऑफ थोड़ा सा नीचे ही रहता है। तो यहां पर ये 69 वाला जो है उसको आप 63 के अराउंड मान सकते हैं कि 63 नॉर्थ, क्योंकि ये मैं आपको जो बता रहा हूं ये रॉ मार्क के हिसाब से बता रहा हूं। अगर आपका 63 के अराउंड रॉ मार्क है तो हो सकता है वो बढ़ के 70 के आसपास पहुंच सकता है, 65 के अराउंड पहुंच सकता है। लेकिन इसका पूरा एनालिसिस हम तभी कर पाएंगे जब हमें शिफ्ट वाइज डेटा उपलब्ध होगा। तो 63 to 68 ये सेफ जोन है, मतलब इसके ऊपर चला जाए तो बात अलग है। 63 से कम नहीं जानी चाहिए और 68 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, ये मेरा आंकड़ा कहता है, मतलब मुझे जो फील हो रहा है वो। बाकी मैं आपको फिर बता दूं, ये सिर्फ एक आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन है, एग्जिट पोल जैसा है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओडिशा के बारे में अभी मेरे पास आंकड़ा नहीं है, मैंने पूरा स्टेट नहीं लिया, मैंने मेजर स्टेट लिया था, उड़ीसा मुझे लेना चाहिए था। ठीक है, अच्छा आसाम वगैरह थोड़ा सा देख लो, आसाम का है नहीं है। गुजरात वाले देखो, जैसे गुजरात का भी आंकड़ा देखो 45 किया था, इस बार काफी लोगों ने फॉर्म भरा है, यहां पर इस बार ये बढ़ जाएगा, 50 के आसपास जाना चाहिए, 50 से 55 के आसपास गुजरात वालों। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कम जाता है, 50 है, आप इसे 55 के अराउंड मान के चले। इस बार फॉर्म कम भरा गया, सॉरी 45 के अराउंड मान के चले, फॉर्म कम है इस बार हिमाचल प्रदेश से, तो 45 to 50 अराउंड ऐसा जाना चाहिए। तो स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ होगा और ये हमें देखना पड़ेगा कि हमें इसे किस तरीके से लेके जाना है। अब मेरी एक छोटी सी आपसे गुजारिश मेरी ये है कि मैं चाहता हूं कि इसका एक कंप्लीट एनालिसिस किया जा सके। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्म डिजाइन किया गया है, और ये छोटा सा फॉर्म आपको फिल करना है। इसमें मैंने पूरा डेटा आपको दिया हुआ है, आपको यहां पर ईमेल फिल करना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको फिल करना है, फिर ये नेम, आपको अपना नाम फिल करना है, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस ये डालिएगा, गर्ल्स वाला मत करिएगा, फीमेल वाले मत करिएगा, फीमेल इसी में से जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जिसमें आते हैं उसी में कर दीजिएगा। यहां पर आपकी शिफ्ट डेट है, उसके ऊपर आप टिक करोगे, तो जैसे ही आप टिक करोगे वो शिफ्ट डेट आ जाएगी, और वो शिफ्ट डेट लेने के बाद आपको यहां पर आपकी शिफ्ट 1 थी, शिफ्ट 2 थी, शिफ्ट 3 थी, वो डालना है, और आपके नंबर कितने आ रहे हैं वो आपको डालना है। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने मार्क्स फिल करिएगा, मतलब अगर आपके आ रहे हैं 65 या मान लीजिए 68, तो सिर्फ 68 ही फिल करिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन मत फिल करिएगा। यहां पर आप क्या फिल करिएगा, मार्क्स फिल करिएगा, और फिर मैं आपको एक डिटेल कंप्लीट वीडियो दे दूंगा कि भाई कौन से शिफ्ट में कितना कट ऑफ जाना चाहिए और किस स्टेट का कितना जा रहा है, किस स्टेट का हाईएस्ट मार्क कितना है, किस स्टेट का एवरेज मार्क कितना है, किस शिफ्ट का कितना एवरेज मार्क्स है, वो सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, यूपी ओबीसी हम लोग सब करेंगे। एक चीज और मेरी थोड़ी सी हेल्प करिएगा कि जब आप यहां पे स्टेट लिखें, जब भी आप यहां पे स्टेट लिखें तो स्टेट को पूरा लिखिएगा, यूपी मत लिख दीजिएगा, क्योंकि उससे बाद में कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, आंकड़ों को छांटने में दिक्कत होती है। तो इसे आप पूरा लिखिएगा, उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, लेकिन उसके लिए मैं आपको एनालिसिस भी कराऊंगा, और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि इस फॉर्मूले के बारे में जितनी जानकारी मुझे है, शायद ही ये फॉर्मूला किसी ने इतना काम किया हो जितना मैंने इस फॉर्मूले पे काम किया है। ये जो आपका एसएससी का फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ,
तो अभी क्या किस शिफ्ट में क्या चांसेस है ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आप यूपी में हैं, तो आपका जो आंकड़ा है वो कुछ इस प्रकार से है जैसा मैंने बताया कि आप 65 से ऊपर अगर आपके पास आया है नंबर तो आप आराम से तैयारी करें, दौड़ की तैयारी करें, और उसके बाद पूरा आंकड़ा आने के बाद मैं आपको पूरा डिटेल एनालिसिस करवा दूंगा। ठीक है, तो ये फॉर्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ा हुआ है, इस फॉर्म को सभी लोग भर दीजिए और बहुत बार। ठीक है, नंबर बढ़ेंगे क्या नहीं बढ़ेंगे ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना, एनालिसिस तो करने दो। फॉर्म बहुत ज्यादा लोग भरिए, ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म भरेंगे, ज्यादा से ज्यादा आंकड़ा मेरे पास आएगा। वीडियो शेयर मत करना, कोई जरूरत नहीं है वीडियो शेयर करने की, कि वीडियो में सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है, और वीडियो में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो इस आधार पर दी गई है कि लोगों से बातचीत के आधार पर, है ना, जो आंकड़े हैं या जो पिछले साल के आंकड़े रहे उसके आधार पर ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। तो वीडियो अगर आप शेयर ना करना चाहें तो मत करिएगा, लेकिन अगर आप ध्यान रखें कि इस फॉर्म को जरूर शेयर करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से फॉर्म भरवाओगे उतना ही आपका आंकड़ा ज्यादा एक्यूरेट आएगा। और फिर मैं आपको इसी तरीके की एक लिस्ट दे दूंगा, एससी का इतना जा रहा है, एसटी का इतना जा रहा है, ओबीसी का इतना जा रहा है, यूआर का इतना जा रहा है, इस स्टेट में इतना जाएगा, इस स्टेट में इतना जाएगा, इस स्टेट में इतना जाएगा। तो जितना ज्यादा मेरे पास डेटा होगा उतना एक्यूरेसी मैं आपको दे पाऊंगा। ठीक है, हाँ, अनिल कुमार कह रहे हैं सर जी बकवास बंद करिए। भाई आप क्या यार, मतलब पढ़े लिखे लगते हो मुझे। नहीं, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? मोबाइल है आपके पास, आप जब चाहे मुझे एक बटन दबाएंगे, मतलब एक बार बस छुएंगे, मैं शांत हो जाऊंगा। आपको नहीं सुनना है मत सुनिए, किसने बुलाया आपको, है ना? ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। नवजोत सिद्धू कह रहा है हम तो वैसे भी शेयर नहीं करने वाले। क्या नहीं शेयर करने वाले? बड़े बदतमीज हो तुम लोग। अरे ना शेयर करोगे कम से कम दिल तो मत तोड़ा करो। हाँ, ऐसा क्यों? फॉर्म शेयर कर देना, नहीं कान पकड़ के उमेट दूंगा तुम्हारा। चलो भाई, बात समझ में आ गई है, इसको शेयर कर देना। हाँ जी, तमिलनाडु का कट ऑफ आप फॉर्म भर दीजिए, मैं आपको हर एक स्टेट का कट ऑफ दे दूंगा। तमिलनाडु 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 अभी नहीं है मेरे पास। अभी मैंने कुछ मेजर जिनके फॉर्म ज्यादा भरे गए थे उन स्टेट का उठाया है। 73 यूपी का पिछली बार गया था और राजस्थान का, तो ये मैक्सिमम कट ऑफ था। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।